नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रस निष्पत्ति पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रस निष्पत्ति किसे कहते हैं। भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है, परवर्ती आचार्यों के द्वारा उसकी व्याख्या किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि रस की अवधारणा सबसे पहले भरत मुनि ने दिया था। भरत मुनि ने दूसरी शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था नाट्यशास्त्र, और इसी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रस पर विचार करते हुए भरत मुनि ने एक सूत्र दिया था और वह सूत्र था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। भरत मुनि के इसी रस सूत्र की जो व्याख्या है उसी को रस निष्पत्ति के नाम से जाना जाता है। यह व्याख्या बाद में 4 आचार्यों के द्वारा किया गया है। उन चारों आचार्यों के भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याता नाम दिया जाता है और जो व्याख्या उनके द्वारा की गई है उसी को रस निष्पत्ति के नाम से जाना जाता है। अब जो भरत मुनि का रस सूत्र है उस पर 2 बातों को लेकर के विवाद हुआ था, जिसकी व्याख्या परवर्ती आचार्यों के द्वारा की गई है। पहला यह है कि संयोग और निष्पत्ति शब्द का क्या अर्थ है। जो भरत मुनि के रस सूत्र में ये संयोग शब्द आया हुआ है और जो निष्पत्ति शब्द आया हुआ है, इन दोनों का अर्थ क्या है। एक तो विवाद ये था और दूसरा विवाद था कि नाटक या काव्य से संबंध किस व्यक्ति का रसास्वादन होता है, यानी रस किस व्यक्ति में निहित होता है, अनुकार्य में होता है, अनुकर्ता में होता है या सामाजिक में होता है। यहाँ अनुकार्य का अर्थ होता है मूल पात्र। जैसे अगर हम रामलीला देख रहे हैं तो राम क्या है, मूल पात्र हैं। अनुकर्ता कौन है, जो उनका अनुकरण कर रहा है, जो उनका अभिनय कर रहा है, यानी अभिनेता क्या हो जाएगा, अनुकर्ता हो जाएगा। और सामाजिक का मतलब होता है जो रामलीला देख रहा है उसे कहेंगे स्वहृदय या सामाजिक। यानी दूसरा जो विवाद था वो इस बात पर था कि रस की अवस्थिति किसमें होती है, अनुकार्य में होता है, अनुकर्ता में होता है या सामाजिक में होता है। इन 2 बिंदुओं पर परवर्ती आचार्यों ने जो व्याख्या दिया है उसी को रस निष्पत्ति के नाम से जाना जाता है। कुल 4 विद्वान जो है रस निष्पत्ति पर चर्चा करते हैं, यानी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हैं। चारों के विचारों को यहाँ हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला नाम है भट्ट लुल्लट। भट्ट लुल्लट जो है भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता है, यानी सबसे पहले भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या भट्ट लुल्लट के द्वारा ही किया गया था। और इनकी जो व्याख्या है वो मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भट्ट लुल्लट की जो व्याख्या है वो किस दर्शन से प्रभावित है, तो मीमांसा दर्शन से प्रभावित है। भट्ट लुल्लट का जो मत है उसको उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। क्यों उत्पत्तिवाद कहा जाता है, क्यों आरोपवाद कहा जाता है, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। इनके अनुसार यानी भट्ट लुल्लट के अनुसार जो संयोग शब्द आया हुआ है भरत मुनि के रस सूत्र में, उसका अर्थ होता है संबंध या संयोग, यानी विभावादि के साथ स्थायी भाव का संबंध। संयोग का अर्थ होता है संबंध। किसका संबंध, विभाव, जो विभाव है, जैसे विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, उनका जो है स्थायी भाव के साथ संबंध क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। आचार्य भट्ट लुल्लट के अनुसार स्थायी भाव अपरिपक्व होता है, यानी भट्ट लुल्लट का मानना है कि स्थायी भाव जो होता है, जो व्यक्ति के हृदय में होता है, वो अपरिपक्व होता है। जब इनका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब यह परिपक्व होकर रस कहलाता है, तब जो है रस की स्थिति आती है। अब भट्ट लुल्लट का मानना है कि स्थायी भाव जो है, जो स्थायी भाव है वो विभाव के साथ जो संबंध है उसको उत्पाद उत्पादक संबंध कहा जाता है। स्थायी भाव का अनुभाव के साथ जो संबंध है उसको गम्य गम्यक संबंध कहा जाता है। स्थायी भाव का संचारी भाव के साथ जो संबंध है उसको पोष्य पोषक संबंध के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थायी भाव क्या है, उत्पाद्य है, और विभाव आदि क्या है, उत्पादक है। अनुभाव क्या है, गम्यक है, और स्थायी भाव गम्य है। संचारी भाव क्या है, पोषक है, और स्थायी भाव क्या है, पोष्य है। भट्ट लुल्लट के अनुसार निष्पत्ति का जो अर्थ है वो है उत्पत्ति। निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति लिया है, इसी कारण भट्ट लुल्लट का जो मत है उसको उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। यानी जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग स्थायी भाव से होता है तब रस की उत्पत्ति होती है, यही भट्ट लुल्लट का मानना है। यानी भट्ट लुल्लट कहते हैं कि जब स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, जब उसका संबंध होता है तब जाकर के रस की उत्पत्ति होती है, और इसी कारण इनके मत को उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार यानी भट्ट लुल्लट के अनुसार नट नटी पर अनुकार्य
यानी वास्तविक पात्र का आरोप करके ही सामाजिक रस का आनंद लेता है। यानी जो नट नटी हैं, जो अभिनेता हैं, जो अभिनय कर रहे हैं, उन पर क्या किया जाता है, जो अनुकार्य होते हैं, जो वास्तविक पात्र होते हैं, उनका आरोप कर दिया जाता है। जैसे अगर हम रामायण देख रहे हैं तो रामायण के जो किरदार अरुण गोविल हैं उस पर हम राम का क्या करते हैं, आरोपण कर देते हैं, फिर हम उसका आनंद लेते हैं, उस रस का आनंद लेते हैं। इसी कारण इनके मत को आरोपवाद भी कहा जाता है, क्योंकि जो अनुकार्य आदि वास्तविक पात्र हैं उनका अभिनेता पर आरोपण कर दिया जाता है, आरोप करने के बाद ही रस को ग्रहण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रस वास्तविक चरित्र में होता है, दर्शक रूप साम्य के कारण अनुकर्ता पर इसका आरोप कर लेता है। यानी जो रस होता है उसकी स्थिति जो होती है वो वास्तविक चरित्र में होती है। जैसे अगर हम रामायण देख रहे हैं तो राम में जो है वास्तविक चरित्र क्या है, राम है, तो राम में ही रस की अवस्थिति होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो राम का अभिनय कर रहे हैं, जो अनुकर्ता हैं, उस पर इसका आरोप कर देते हैं और रस का आनंद लेते हैं। यही जो है भट्ट लुल्लट का मानना है। यानी भट्ट जो दोनों विवाद चले हुए थे, भट्ट लुल्लट ने जो संयोग का अर्थ है उसको संबंध माना है, और जो निष्पत्ति है, निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है, उत्पत्ति माना है, और जो रस है उसकी अवस्थिति जो है अनुकार्य में माना है, यानी मूल पात्र में माना है, वास्तविक चरित्र में माना है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे विद्वान जो हैं, दूसरे आचार्य, उनका मत देख लेते हैं। आचार्य शंकुक हैं। शंकुक जो है भरत मुनि के रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता हैं, और उनकी जो व्याख्या है वो न्याय दर्शन पर आधारित है। शंकुक की व्याख्या किस दर्शन पर आधारित है, तो न्याय दर्शन पर आधारित है। अब शंकुक का जो मत है इसको अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। शंकुक के मत को क्या कहते हैं, अनुमितिवाद कहते हैं। शंकुक के अनुसार जो संयोग का अर्थ है वो है अनुमान, और निष्पत्ति का अर्थ क्या है, अनुमिति। आपको दोनों याद रखना है। शंकुक के अनुसार जो संयोग का अर्थ है वो अनुमान है, और निष्पत्ति का जो अर्थ है वो है अनुमिति। इन्होंने स्थायी भाव और विभाव आदि के साथ मध्य जो है अनुमाप्य और अनुमापक संबंध को स्वीकार किया है। यानी स्थायी भाव जो है अनुमाप्य हैं और विभाव आदि क्या है, अनुपापक हैं, और जब इनका अनुमान किया जाता है तभी रस की उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार रस की जो अवस्थिति है वो अनुकर्ता में है, अनुकार्य में नहीं है। भट्ट लुल्लट ने क्या माना था कि जो रस की अवस्थिति है वो किसमें है, अनुकार्य में है। लेकिन शंकुक ने माना है कि जो रस की अवस्थिति है वो अनुकर्ता में होता है, अभिनेता में होता है, अनुकार्य में नहीं होती है। दर्शक क्या करता है, अभिनेता के अभिनय से प्रभावित होकर अनुकार्य का अनुमान कर लेता है और रस की स्थिति को प्राप्त करता है। यानी जो दर्शक होता है वो अनुकर्ता में ही अनुकार्य का अनुमान कर लेता है, और इसी अनुमान करने के कारण इनके मत को क्या कहते हैं, अनुमितिवाद कहा जाता है। यानी शंकुक का मानना है कि रस किसमें होता है, अभिनेता में होता है, अनुकर्ता में होता है। दर्शक क्या करते हैं, जो देखने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अभिनेता में ही वास्तविक पात्रों का अनुमान कर लेता है और रस को प्राप्त करता है। शंकुक ने इसकी व्याख्या के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लिया है। यानी उन्होंने एक उदाहरण दिया है चित्र में स्थित घोड़े का। शंकुक कहते हैं कि जिस प्रकार से चित्र में स्थित घोड़े को देख करके वास्तविक रूप से भागता हुआ घोड़ा हम समझ लेते हैं, यानी चित्र कोई टंगा हुआ है घोड़े का तो हमें पता लगा लेते हैं कि भागते हुए घोड़े का चित्र है, भागते हुए घोड़े हम उसको समझ लेते हैं। उसी प्रकार से अनुमान के द्वारा अनुकर्ता को अनुकार्य समझ लिया जाता है, और ये समझ करके रस का आनंद लिया जाता है। यानी इनका पूरा का पूरा जो थियरी है, जो पूरा का पूरा जो मत है वो अनुमान पर आधारित है। इसी कारण इनके मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विचारक हैं वो भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक जो है भरत मुनि के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं, और इनकी जो व्याख्या है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक की जो व्याख्या है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक के अनुसार जो संयोग का अर्थ होता है वो विभावन है, और निष्पत्ति का जो अर्थ होता है वो भुक्ति है। इसी कारण इनके मत को भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। भट्ट नायक का मानना है कि जो स्थायी भाव और विभावाद के संबंध हैं वो भोज्य भोजक संबंध हैं। यानी स्थायी भाव क्या है, भोज्य है, और विभावादि क्या है, भोजक हैं। इनके मत को क्या कहा जाता है, भुक्तिवाद या भोगवाद, क्योंकि निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने क्या माना है, भुक्ति माना है।
भट्ट नायक के अनुसार रस की जो अवस्थिति होती है वो दर्शक में होती है, देखने वाले में होती है। यानी भट्ट लुल्लट ने क्या कहा था कि वास्तविक पात्र में होता है, राम में होता है। शंकुक ने क्या कहा कि वास्तविक पात्र में नहीं होता है, जो अभिनय करता है, जो अनुकर्ता है, उसमें होता है। लेकिन भट्ट नायक क्या कह रहे हैं कि जो देखने वाला है, जो दर्शक है, जो सामाजिक है, जो सहृदय है, उसमें जो है रस की अवस्थिति होती है। अनुकार्य और अनुकर्ता में रस की अवस्थिति नहीं होती है, ऐसा भट्ट नायक का मानना है। भट्ट नायक ने थोड़ी नई प्रकार से व्याख्या किया और एक साधारणीकरण दिया। यानी सबसे पहले भट्ट नायक ने साधारणीकरण का सूत्रपात किया और दर्श निष्पत्ति के 3 व्यापार माने। कौन कौन से व्यापार माने हैं इसको देख लेते हैं। पहला जो व्यापार इनके द्वारा माना गया है वो है अभिधा। अभिधा के माध्यम से क्या करते हैं, हम शब्दार्थ का ज्ञान करते हैं। शब्द और अर्थ का ज्ञान किसके माध्यम से करते हैं, अभिधा के माध्यम से करते हैं। दूसरा व्यापार क्या है, भावकत्व है। इससे वैयक्तिक भाव से मुक्ति मिलता है और यह साधारणीकरण में सहायक होता है। यानी जब इस भाव का विकास होता है तो हम क्या करते हैं, अपने पराये के भाव से मुक्त हो जाते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से जुड़े नहीं रह जाते हैं। जो विभावादि होते हैं, जो अनुभाव होता है, जो संचारी भाव होता है, ये व्यक्तिगत नहीं रह जाता है बल्कि सामान्य हो जाता है। ये व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं रह जाता है। यानी इसी के माध्यम से साधारणीकरण की प्रक्रिया को हम प्राप्त करते हैं। अगला व्यापार है भोजकत्व। जो भोजकत्व है इसके द्वारा सहृदय रस का भोग करता है। यानी साधारणीकरण की अवस्था जब इससे प्राप्त हो जाती है तो साधारणीकरण की स्थिति में जो सहृदय होता है वो भोजकत्व की स्थिति में रस का भोग करता है, ऐसा भट्ट नायक का मानना है। आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान का नाम है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त जो है चौथे विद्वान है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 विद्वानों के द्वारा ही इसकी व्याख्या की गई थी और अभिनवगुप्त इसके चौथे विद्वान हैं। अभिनवगुप्त का जो मत है वो शैव दर्शन पर आधारित है। शैव दर्शन पर आधारित है इनका मत और इनके मत को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। अभिनवगुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार यानी अभिनवगुप्त के अनुसार जो संयोग का अर्थ है वो है अभिव्यंजना। संयोग का अर्थ क्या है, अभिव्यंजना है और निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। इसी कारण निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अभिव्यक्ति माना है। इसी कारण इनके मत को अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। अभिनवगुप्त का मानना है कि जो स्थायी भाव है और जो विभाववादी हैं, जैसे अनुभाव हो गया, संचारी भाव हो गया, इनमें व्यंग व्यंजक का संबंध पाया जाता है। जो स्थायी भाव है वह व्यंग है और जो विभाववादी है वह व्यंजक होते हैं। अब इनका मानना है कि जो रस की अवस्थिति है उस सहृदय के चित्त में होती है। जो सहृदय है, जो दर्शक है, जो सामाजिक है, उसके चित्त में जो है रस विद्यमान होता है। स्थायी भाव सहृदय के चित्त में हमेशा विद्यमान होता है तथा विभाववादी के संयोग से रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। यानी हमेशा जो स्थायी भाव होता है वो व्यक्ति के चित्त में क्या होता है, विद्यमान होता है। जब विभाववादी का वहां पर संयोग होता है, जब अनुभाव और संचारी भाव वहां पर मिलते हैं, तब रस के रूप में वह अभिव्यक्त हो जाता है, ऐसा अभिनवगुप्त का मानना है और इन्हीं का विचार परवर्ती विद्वानों के द्वारा माना गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप समझ पाए होंगे कि रस निष्पत्ति क्या है और भरत मुनि के रस सूत्र की किस प्रकार से व्याख्या परवर्ती विद्वानों के द्वारा किया गया है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।